ओके बेटा, देखो हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था और इसको समझा था, और मैंने आपको एक रफ एग्जांपल देके समझाया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि वेन एवर यू डू अ केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन करने से पहले का मास निकाल लो, रिएक्शन करने के बाद टोटल मास निकालो, ये सेम ही मिलेगा आपको। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं आज की दूसरी लॉ लॉ पे। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। अगर ये पेपर में आ भी जाता है तो यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इस लॉ को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और फिर हम इस लॉ को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो आप देखो एग्जांपल क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वाटर की। अब हमें पता है जो वाटर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वाटर का फॉर्मूला? H2O। हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में वाटर का फॉर्मूला। एक एग्जांपल देता हूँ, समझो। वाटर हैज़ फार्मूला H2O। इसका मतलब ये हुआ कि H हमेशा 2 होगा और ऑक्सीजन की रेशियो हमेशा 1 होगी। यानी अगर आप इसकी मास रेशियो निकालोगे तो इसका मास 2 आएगा, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, जरा समझो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है। अभी मैं दो की एग्जांपल देता हूँ जितने कंपाउंड आपको पता है। वाटर हो गया, ये एग्जांपल 1 हो गई, एग्जांपल 2 ले लेते हैं CO2। तो जो भी कंपाउंड है, ये जो भी मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, ये केमिकल कंपाउंड है। तो यहाँ पे कार्बन हमेशा 1 होगा और ऑक्सीजन की रेशियो हमेशा होगी 2। तो जब आप इसका मास निकालोगे तो मास की रेशो बन जाएगी उस हिसाब से। यानी ये फिक्स है। कहता है चाहे आप इंडिया का पानी ले लो चाहे अमेरिका का ले लो, कि फॉर्मूला तो H2 ही लिखोगे ना, तो H हमेशा 2 होगा, ऑक्सीजन हमेशा 1 होगा। मास रेशो निकालोगे तो इसका 2 और इसका 16, तो 1:8। अगर मैं इसका मास रेशो निकालूं तो ये तो हो गया एटम रेशियो। मास रेशो में हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2 2 हो गया, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अगर हम इसकी मास रेशियो निकालें 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, यानी 1:8। इसी तरह कार्बन की एटम रेशियो तो ये है 1:2। मास रेशियो निकालें तो 12:16 2 ज़ा 32। उसको डिवाइड कर दो 4 के टेबल से, 4 3 ज़ा 4 8 ज़ा, तो ये आएगी 3:8। यानी ये रेशियो आपको मिलने वाली है फिक्स। अब मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, देखो समझ में आएगा। तो ये थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन लगती है बच्चों को। इन अ केमिकल सब्सटेंस, वाटर हो गया, CO2 हो गया, ये केमिकल सब्सटेंस है। द एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स इनको बोला है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को, कार्बन को ऑक्सीजन को, इनको एलिमेंट्स कह रहे हैं। आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट, डेफिनेट मतलब फिक्स, जैसे 2:1 हमेशा, कि वाटर में हमेशा 2:1 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा 1:2 कार्बन एंड ऑक्सीजन होंगे। और मास रेशियो निकालोगे तो इसका मास रेशियो 1:8 मिलेगा, इसका मास रेशियो 3:8 मिलेगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट, डेफिनेट होता है फिक्स। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass। तो इसे हम कहते हैं सर ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो एक बार फिर से समझाता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर में जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं उनकी रेशियो फिक्स रहेगी, इसी को कहते हैं कांस्टेंट। फिक्स रहने को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। 2:1 ये एटम रेशियो है। अगर आप मास रेशियो निकालोगे तो 1:8। इसी तरह से CO2 में, कि जो इनकी मास रेशियो है वो चेंज नहीं होगी, चाहे आप CO2 यहाँ पे देखो, चाहे अमेरिका में देखो, चाहे कहीं और देखो, कि जो भी केमिकल कंपाउंड होगा उसकी जो मास रेशियो है दैट वुड बी फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स रहेगी। सो ये डेफिनेशन लिख लीजिए, डन बोलिए। लो जी, अब हमने ये कर लिया, समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगले टॉपिक का नाम है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये थ्योरी बहुत बेसिक थ्योरी है और इस थ्योरी से आगे काफ़ी डिस्कवरीज मतलब की गई। क्या थ्योरी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल द मैटर वेदर एलिमेंट और अ कंपाउंड
or a mixture is composed of small particles called atom. मतलब सबसे बेसिक कि दुनिया की कोई भी मैटर या कोई भी चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है मिल के, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम आंखों से नहीं देख सकते, बट ये छोटे छोटे पार्टिकल जब मिल जाते हैं तो हमारी आसपास की सराउंडिंग बनती है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया है? एटम। तो ये पोस्टुलेट है, बहुत ही बेसिक पोस्टुलेट है, दैट यू हैव टू लर्न। ये डाल्टन्स ने दिया था मैटर्स की स्टडी करके। अब इसके क्या पॉइंट्स हैं? नंबर वन, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी हमारी सराउंडिंग के जितने भी मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अगर हम छोटे छोटे करते जाएं तो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल बनेगा जिसको हम देख भी नहीं सकते, उसे नाम दे दिया हमने एटम। जैसे हवा है, हम जिस रूम में बैठे हैं यहाँ पे हवा है ना, बट हमें हवा दिखती नहीं है, और हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अदर गैसेज हैं, तो ये इतने छोटे हैं कि इवन माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देखोगे तो ये दिखते नहीं है। बट ये सारे अगर इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होते जाएं तो पानी बन जाएगा, तो सॉलिड में भी चेंज हो जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स लगते हैं। तो आप ये लगा लो कि हमारे रूम में जो हवा है तो हमें पता है, बट वो दिखती नहीं है, क्योंकि हवा तो नहीं दिखती, हमें लोग दिखते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ वेरी, अपना मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये सारा बेटा कॉपी में लिखना है। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है इसका सेकंड पॉइंट? देखो, सेकंड पॉइंट कहता है एटम्स आर इनडिविजुअल, मतलब एटम टूटते नहीं है, एंड दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी जो हमारा ये सेकंड पॉइंट है, ये किस चीज़ की बात करता है? सेकंड पॉइंट लॉ ऑफ, क्या बताया मैंने? कंजर्वेशन of mass. मास की बात करता है, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो सेकंड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आ जाओ, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम कोई और ले लो, कोई और ले लो, तो अगर सेम एटम एटम सेम एलिमेंट का है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होएगी? सेम। तो ये ध्यान रख लो। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट मतलब एक ऑक्सीजन का एटम ले लो, एक कार्बन का ले लो, एक कॉपर का ले लो, तो ये अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। कहने का मतलब है एटम्स अगर सेम एलिमेंट के हैं तो प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे मान लो सीबीएसई एलिमेंट है और आप सीबीएसई के स्टूडेंट है, अलग अलग एटम है, तो आप सबको सेम ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है ना। अब मान लो कोई पंजाब बोर्ड का है, कोई सीबीएसई का है, तो वो डिफरेंट एलिमेंट का हो गया, तो उनके सिलेबस में थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो ऐसे समझ लो कि अगर सेम एटम सेम एलिमेंट के हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये देखो, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। तो जो ये फिफ्थ पॉइंट है, ये क्या बताता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। पढ़ो अब इसको जरा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है किसको सिग्निफाई करता है। एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो ये इनका जो रेशियो है वो सेम सेम रहने वाला है, एक तरह से ये मतलब आ गया। और अगले वाले का, atoms combine in a ratio of small whole numbers to form compound। इसी की मास रेशियो निकाल लोगे तो वो लॉ ऑफ डेफिनेट में चला जाएगा। तो हम इसको एक्चुअल में लॉ ऑफ डेफिनेट में इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा है, ये एटम रेशियो की बात कर रहा है। हमें वहाँ पे मास रेशियो चाहिए, यानी ये लास्ट वाला पॉइंट बन जाएगा। सो देखो, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। सो देखो, जैसे यहाँ पे जैसे CO2 है या वाटर है, तो वाटर में एटम 2:1, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो कहते हैं इसको। और इसका मास रेशियो निकालोगे तो 1:8, ये फिक्स है। तो मास रेशियो निकालने को हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। तो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। और लास्ट वाला है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमने वहाँ पढ़ा इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये चीज़ जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये लॉ ऑफ डेफिनेट को सिग्निफाई करता है। और इसको भी अगर देखें, रेशियो कांस्टेंट है, तो ये भी लॉ ऑफ डेफिनेट में आ सकता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल और वेरी इजी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब आप ध्यान से सुनिए। डाल्टन एक साइंटिस्ट था
जिसने एटम्स के बारे में स्टडी की। इसने अलग अलग मैटर को लिया, उसके छोटे 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 पार्टिकल्स को पढ़ा, तो उसके बेस पे बताया कि अगर हम किसी मैटर को तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तो एक बहुत छोटा पार्टिकल मिलेगा जो दिखेगा भी नहीं और उसको तोड़ना मुश्किल है। उस पार्टिकल को क्या नाम दिया उसने? एटम। ठीक है। और इसने बोला कि एटम इनडिविजिबल होते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, क्रिएट नहीं हो सकते। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा है। कह रहा है अगर एटम सेम एलिमेंट के हैं तो सेम प्रॉपर्टी होगी, एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। और लास्ट में बता रहा है कि कोई भी कंपाउंड बनाओगे तो उसमें एटम की रेशियो सेम रहेगी और उनकी मास रेशियो भी सेम रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ये शुरू के पेजेस में मिलेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए और डन बोलिए और इसे ध्यान रखना है। इट्स अ सिंपल। ओके जी। अब हमने लॉ पढ़ लिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक से ही लिए हुए, हम इनको करते हैं। तो देखो आपका होमवर्क क्या होता है, जो मैंने कराया उसी की प्रैक्टिस करो। लो जी, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बोलो। देखो जी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं 1:8 में, यानी हाइड्रोजन 1 रेशियो है, ऑक्सीजन 8 रेशियो है। ध्यान से समझना मैं कैसे समझा रहा हूँ। वट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो उनका मास 1:8 होता है। मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होता है। तो कह रहा है कि अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन हो, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of हाइड्रोजन। तो इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ। देखो, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना ऑक्सीजन है? 8 ग्राम। यही हो रहा है ना कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना ऑक्सीजन है बेटा? 8 ग्राम। उसने पूछा है कि 3 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम में 8 ग्राम है तो 3 ग्राम में कितना होगा? ये पता क्वेश्चन कैसा बन गया कि 1 रुपए में 8 चीजें मिलती हैं तो 3 रुपए में कितने मिलेंगी? तो 8 इंटू 3 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 24 ग्राम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो फिर से समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको मैंने कैसे समझाया। कह रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ रेशियो 1:8 बाय मास। मतलब अगर इसका 1 ग्राम यूज होता है तो इसके 8 ग्राम यूज होते हैं। तो हमने इक्वेशन बना ली यूनिटरी मेथड कि 1 ग्राम में इसका 8 ग्राम यूज हो रहा है। तो कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम होंगे तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन? सो 1 में 8 है तो 3 में कितने हुए? 8 3 जा 24 ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन बोलिए। यस सर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Yes, sir. अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बता चुका हूँ। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अब इसका आंसर तो पता है ना आपको? यस सर। cannot be created or destroyed, वो वाला पॉइंट लिख देना। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, which postulate of Dalton's atomic theory can explain law of definite proportion? तो बिल्कुल लास्ट वाले में जो हमने बताया था कि फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ये बिल्कुल लास्ट वाला आ जाएगा इसका आंसर। और इसका लास्ट वाला ये रहा, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये आप क्वेश्चंस यहाँ से लिख लेंगे, दे आर नॉट डिफिकल्ट, सो इजी है, आप बड़े आराम से लिख सकते। तो हमने अभी ये डिस्कस भी कर लिया। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप इनको कीजिए अच्छे से, बड़े आराम से आप कर पाएंगे। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। और इसको हम क्या किस किस नाम से जानते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। देखो, एटॉमिक मास यूनिट को AMU भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड U। ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम हैं। सो टॉपिक का नाम है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, इसे AMU और U भी कहते हैं, यूनिट शॉर्ट में यूनिट भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है ये। One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of carbon atom
the mass one atom of carbon. The relative atomic masses of all the elements have been found with respect to an atom of carbon 12. तो अगर आपसे पेपर में पूछ लें भाई डिफाइन वन यू या वन ए एम यू, तो आप बताओ इट इज इक्वल टू 1/12 of मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब कि कार्बन का मास आप 12 लेते हो। बेसिकली ये है क्या, जैसे आप मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उन्होंने वेट रखे होते हैं, वेट जैसे 1 kg वेट, 2 kg वेट, 3 kg वेट। इसी तरह से एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं इनका मास निकालने के लिए किसी से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए कार्बन लिया गया क्योंकि कार्बन हर जगह पे अवेलेबल है, तो कार्बन के मास से कंपेयर करते हैं, तो उससे कंपेयर करके मास यूनिट बनाई जाती है। तो आपको याद होगा जैसे हमने ना, मैंने आपको पीछे सिखाया था कि वाटर का मोलर मास बताओ, तो वाटर का क्या था 2 + 16, एंड में हम लिखते थे 18U। तो 18U मतलब हम इसे इसके साथ कंपेयर करते हैं। U जो था ना, ये मैंने बताया था यूनिट है, तो ये मास की ही यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, जो इसमें एटम्स हैं उनकी यूनिट। तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा टाइम लेती है समझ में आने में, मेरे कराने के बाद आप बुक से रीड करना और इसे याद कर लेना, 3-4 बार पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट डेफिनेशन। फिर से देखो, व्हाट इज डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU और U भी कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। क्या होती है डेफिनेशन, वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, ये मैंने लिखा है 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, वन एटम। यानी हम जितने भी एलिमेंट्स में एटम के मास निकालते हैं हम उसको कार्बन से कंपेयर करते हैं। जैसे हम कोई मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो उन्होंने वेट रखा होता है ना, वेट 1 kg का वेट, 2 kg का वेट, तो हमने बोला चीनी दे दो, तो वो उस वेट से मेजर करके देता भी ये चीनी 1 किलो है। तो मान लो आपने मंगा चना दे दो 1 किलो, तो वो उसी से वेट करके देगा, यानी वो उसी वेट से कंपेयर करता है। इसी तरह केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का जो हम मास निकालते हैं एटम्स का, वो कार्बन से कंपेयर करके निकालते हैं। हमने कार्बन के साथ उसको कंपेयर कर लिया है, रिलेट कर लिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मान लो आपका हमने टेस्ट लिया 100 नंबर का, तो 100 में से 80 आए हाईएस्ट, तो हम जब बच्चे को कंपेयर करेंगे तो देखो उसके 80 आए हैं, तुम्हारे 10 आए हैं, तुम्हारे 50 आए हैं, तो 80 वाले से कंपेयर करते हैं, यानी वो उस टाइम पे बन जाता है रिलेटिव एटॉमिक, है ना। इस तरह से समझ सकते हो, तो इतनी डिटेल में जाना नहीं है। तो ये वाली डेफिनेशन थोड़ा समझ में आने में टाइम लगती है, बस इसको आप मोटा मोटा याद रख लो कि कोई आपसे पूछे व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, तो आप सिंपल लिख लो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 एटम का मतलब आपका कार्बन से कंपेयर कर रहे हैं, कार्बन 12 एटम, यानी वन कार्बन एटम से कंपेयर करके बनाया गया है ये मास। चलो इसे कॉपी कर लो एंड प्लीज लर्न इट। सो व्हाट डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, यानी हम कार्बन एटम से इसको compare। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए और इसे याद भी कर लीजिए। लो बेटा एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा हमारा वन मोर क्वेश्चन। कहता है व्हाई इट is it not possible to see atom with our naked eye, because they are very small, very small, they are so small in that we their can size. imagine, ये इतने छोटे होते हैं कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। चलो ये क्वेश्चन लिखो कॉपी में, why is it not possible to see atom with naked eye, because they are very small and beyond our imagination, इतने छोटे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कितने छोटे हैं, कितने छोटे। जैसे वायरस बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी बहुत छोटे होते हैं, उनसे भी छोटे होते हैं ये, हम सोच भी नहीं सकते कितने, मतलब हमारी थिंकिंग नहीं जा सकती वहां तक। तो क्या आंसर लिखेंगे हम इसको, why is it not possible to see atoms with naked eye, तो आंसर लिखेंगे because they are very small beyond our imagination, because atoms are very small, very small, very small, and they are beyond our imagination,
इमेजिनेशन मतलब हम सोच ही नहीं सकते, हम देख ही नहीं सकते, तो उसको सोच ही नहीं सकते है ना, इतने छोटे हैं कि हम देख नहीं सकते। बट ये छोटी छोटी चीज़ें जुड़ जाएं तो हमारे आसपास की जो चीज़ें बनी हैं, पानी, पत्थर, सैंड, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें, कॉपी, किताब, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के ही बनी है, ठीक है। बट हम इनको देख नहीं सकते, एटम की फॉर्म में देख नहीं सकते, कंबाइंड फॉर्म में तो हम देखते हैं अपने आसपास। सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो अब आपको जो भी कराया है वो सारा आप रिवाइज करेंगे।